हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ललित और फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चों। आज उपस्थित हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो माई सेल्फ ललित, डेट है 6/6/2020। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक इस नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। विद्युत धारा क्या होती है, क्या इसका मात्रक होता है या कैसी राशि है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विद्युत धारा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है बचपन से, 10th क्लास में भी आया था ये। देखो, विद्युत धारा क्या होता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक और धारा का मतलब करंट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर, इसका मतलब ये हुआ मतलब 1 सेकंड में चालक में से कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, कितना आवेश प्रवाह हो रहा है। एक सेकंड में किसी चालक में से जितना आवेश प्रवाह हो रहा है उसे हम आवेश में प्रवाह की दर कहेंगे और उसे हम विद्युत धारा का नाम देंगे। जैसे मैं आपके सामने एक चालक लेता हूं, एक मैंने चालक लिया, एक बेलनाकार चालक है या बेलनाकार तार है। इसके अंदर अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड में प्रवाह हो रहा है। प्रवाह होने का मतलब समझते हो ना, 2 सेकंड में 10 कूलाम आवेश यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा। तो बताइए इस चालक में से कितनी विद्युत धारा बहेगी। तो देखो, धारा क्या कहेगा कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में 10 कूलाम आवेश बहेगा, तो 1 सेकंड में कितना बहेगा। तो इसका सूत्र बनेगा आवेश बटा समय। ठीक है बच्चों, तो धारा का मान होगा, आवेश कितना है 10 कूलाम, समय कितना है 2 सेकंड, इसका मतलब 5 कूलाम पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि इस चालक में से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो सूत्र बन के आता है विद्युत धारा का, वो बन के आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अच्छा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अच्छा, आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पिछले के वीडियोस में पढ़ा है आवेश। अच्छा, हमारा पिछले वीडियो कूलाम के नियम से था, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, उसमें कूलाम के नियम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आवेश किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, हमने पहले पता है यार। और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, टी से। इसका मतलब जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, आई बराबर क्यू बटा टी। बन गया सूत्र, आई बराबर क्यू बटा टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
ओके। अगर मैं इसके ऐसे ही मात्रक के बारे में बात करूं, धारा का SI मात्रक, धारा का जो ऐसे ही मात्रक होता है, देखो सूत्र क्या है, I बराबर Q बटा T। Q का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका ऐसे ही मात्रक क्या होगा, धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होगा, कूलाम पर सेकंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग बात मैंने बोली कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब बच्चों इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये अदिश राशि कैसे है। देखो होता क्या है, कन्फ्यूजन क्यों आता है। देखो अगर मैं आपके सामने कोई चित्र बनाऊं, जैसे ये मैंने एक चालक लिया, इस तरह चालक है, ठीक है बच्चों, ये चालक है कोई, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये मेरी बैटरी है। इस तरह बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस, बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, धारा आई से यहाँ से बहेगी, आई बह रही है यहाँ से, यूँ जाके वापस आ जाएगी। ये एक विद्युत परिपथ है। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक विद्युत परिपथ लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये धारा है, इसकी दिशा में दे रहा हूँ नहीं दे रहा, यहाँ से जाएगी इस जगह में जाएगी। तो जब मैं दिशा दे रहा हूँ धारा की, इसका मतलब ये तो सदिश राशि होनी चाहिए, फिर अदिश राशि क्यों बोल रहे हैं हम इसको। तो ये अक्सर बच्चों के मन में डाउट आता है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है। देखो बच्चों, सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं इसको, उसके बारे में। यहाँ देखिए, देखो सदिश राशि के बारे में बता रहा हूँ। सदिश राशि वे राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके अंदर दिशा हो व परिमाण हो। अब यहाँ दिशा भी दिख रही है, परिमाण भी दिख रहा है आपको, मैंने बताया परिमाण तो ये रहा, दिशा ये रही। लेकिन इसके साथ में ही सदिश राशि त्रिभुज के नियम का, जो दो सदिशों को जोड़ने का नियम है, उसको फॉलो करनी चाहिए। मतलब एक सदिश जो है त्रिभुज के नियम को फॉलो करता है, मतलब नियम को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझेंगे इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने दो वेक्टर हैं, जैसे अगर आपके सामने मैं कहता हूँ एक वेक्टर इस तरह से है, एक सदिश इस तरह से है, दूसरा सदिश इस तरह से है। मान लो ये सदिश ए है और ये सदिश बी है। तो आपको इनको जोड़ने के लिए कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा, ये मान लो इनका सी वेक्टर है। तो जब जो सदिश राशियों को हम जोड़ते हैं उनके लिए अलग से एक तरीका अपनाते हैं, वो होता है त्रिभुज का नियम। उससे हम सदिश राशियों को जोड़ते हैं। जबकि अगर मैं करंट की बात करूं, अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं बच्चों, तो विद्युत धारा में क्या होता है, देखो मान लो मैं विद्युत धारा की बात करूं, एक विद्युत धारा यहाँ से आ रही है 5 एम्पियर, एक नॉर्मल विद्युत धारा यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा 5, तो ये नॉर्मली जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं ना, वैसे ही इनको जोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसको अंकों की तरह जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा को जोड़ने के लिए किसी त्रिभुज के नियम का पालना नहीं करनी पड़ती। त्रिभुज के नियम की पालना नहीं करनी पड़ती विद्युत धारा को जोड़ने के लिए, और इसीलिए ये सदिश राशि नहीं मानी जाती।
क्योंकि सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के नियम का पालन करना चाहिए। हम दो सदिशों को इस तरह डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। अब ये जो त्रिभुज का नियम है ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ या समांतर चतुर्भुज का नियम। दो तरह के नियम थे सदिशों को जोड़ने के लिए। तो ना तो विद्युत धारा समांतर चतुर्भुज के नियम को फॉलो करती है, ना ही त्रिभुज के नियम को फॉलो करती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने के लिए किसी नियम का फॉलो नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली जैसे हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं, दो अंकों को जैसे जोड़ते हैं, वैसे ही इनको जोड़ देते हैं। और यही एक कारण है कि दिशा तो होती है लेकिन ये त्रिभुज के नियम को फॉलो नहीं करती, और इसीलिए इसको एक अदिश राशि माना जाता है। तो ये नोट डाल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए। तो नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट डाल के ये लिखना है हमको कि धारा त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम को फॉलो नहीं करती। इसीलिए यह एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया है। तो ये थी कुछ विद्युत धारा के बारे में बातें। अब आप एक काम कीजिए, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आगे पढ़ूंगा। चलिए, ओके बच्चों, यहाँ तो उतार लिया थोड़ा सा, ये लीजिए, यहाँ तक भी उतार लीजिए फटाफट। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। देखो, हमें उतारने में कम से कम समय लगाना है, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगेगा वो चीज़ों को समझने में लगेगा। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे, तो हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको समझने में लगे, उतारने में कम से कम समय लगे। फटाफट उतारिए आप। तो हमने विद्युत धारा के बारे में बात की। आवेश के प्रवाह की तरह विद्युत धारा मतलब आवेश बटा समय विद्युत धारा होती है। फॉर्मूला इसका Q बटा टी। Q क्या है? विद्युत आवेश है, और T क्या है? समय है। इसका ऐसे मात्रक या तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को लेके, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि ये धारा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा भी दे रखे हैं हमने और परिमाण भी है, तो अदिश राशि क्यों हो गई है बताओ। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के या समांतर चतुर्भुज के जो नियम है, जो उनको ऐड करने का नियम है, उनको जोड़ने का नियम है, उसको पालना नहीं करती, इसीलिए यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो दूसरी विद्युत धारा के बारे में बात यह है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहती है। ठीक है बच्चों, विपरीत बहती है। जैसे मैंने एक वापस डायग्राम बनाया, ये एक चालक है, रेजिस्टेंस है, चालक है, और ये हमारे सामने क्या एक बैटरी है। हाँ जी बच्चों, तो हमने ये बात की कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत बहती है। मतलब जैसे ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस तरह से और इधर जाएंगे,
ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रवाह हो रहे हैं। तो अगर मैं विद्युत धारा की दिशा की बात करूं तो वो इनके विपरीत, मतलब इस तरह से, ये विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, वेरी गुड। आगे पॉइंट के ऊपर पढ़ते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर द्वारा मापा जाता है, वह इसे श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, तो एमीटर, एमीटर क्या होता है? देखो, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको। एक तो होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को विद्युत विभव नापने के लिए काम में लेते हैं और एमीटर को विद्युत धारा नापने के लिए काम में लेते हैं। और ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो तरह के क्रम होते हैं। तो ये श्रेणी क्रम, इसका देखो एग्जाम्पल, देखो इसको कैसे बनाते हैं। ये तो विचालक हो गया जिसके अंदर से धारा बहेगी। ये बैटरी हो गई जो धारा को फ्लो करवाएगा। और इसको मापने के लिए ये होता है एमीटर, जिसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये का मतलब एमीटर है। ये क्या है? एमीटर है। और ये धारा को मापेगा इस तरह से। और किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इस तरह से। ये हो गया। चलो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल पहला। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल ये है, यदि किसी चालक, एक पहले करवा दिया, चालक तार से पाँच एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा बह रही है, तो बताओ 10 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। मतलब धारा कितनी बह रही है? 5 एम्पियर है और समय कितना दे रखा है आपको? 10 सेकंड। और वो ये पूछ रहे हैं कितना आवेश निकलेगा उस चालक तार से। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? धारा दी हुई है, तो विद्युत धारा का मान कितना है? 5 एम्पियर। यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है बताओ? समय दिया हुआ है 10 सेकंड। हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है। सूत्र क्या था बोलो? I बराबर Q बटा T। तो Q का सूत्र क्या बनेगा? I इंटू टी। मान रख दो, तो Q बराबर, I का मान क्या है? 5 एम्पियर। समय का कितना है? 10 सेकेंड। कितना हो गया? 50 कूलम। इसका मतलब 10 सेकेंड में उस चालक तार से 50 कूलम आवेश बह चुका होगा। इधर समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, चलो। अब देखो, जो मैंने हेडिंग है वो है प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध क्या होता है। देखो, विद्युत धारा किसी चालक तार में से बह रही है, तो स्मूथ नहीं बहेगी। चालक तार है, उसके अंदर क्या है? रुकावटें आएंगी विद्युत धारा के प्रवाह में। तो विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावटों को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जितनी कम रुकावटें होंगी उतना ही कम प्रतिरोध होगा और उतनी ही आसानी से विद्युत धारा बहेगी। इसका मतलब एक अच्छा सुचालक वो है जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो। तो सबसे अच्छा चालक है कौन सा? चांदी। इसका मतलब चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, जो कुचालक होते हैं जैसे प्लास्टिक, जैसे रबड़, इनका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये क्या हैं? कुचालक हैं।
इसमें से विद्युत धारा बहेगी नहीं। इसका प्रतिरोध इतना ज़्यादा होगा कि विद्युत धारा बहेगी ही नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट। ठीक है बच्चों, आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है बच्चों, धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, हम सड़क पे चल रहे हैं, तो सड़क पे ब्रेकर्स आते हैं, तो वो ब्रेकर्स किसका काम करते हैं, हमारी गति को कम करने का काम करते हैं। तो वो हमारे लिए हमारे प्रवाह में आने वाली बाधा है। तो उस ब्रेकर्स को क्या कहेंगे, रुकावट या प्रतिरोध कहेंगे। अगर मैं हमारी जगह विद्युत धारा को ले लूँ, तो जो विद्युत धारा फ्लो करेगी, तब जो रुकावट आएंगे, हम उनको प्रतिरोध कहेंगे। इस तरह से समझते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और रेजिस्टेंस को आर के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि आर है ना रेजिस्टेंस का पहला शब्द, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बच्चों, रेजिस्टेंस भी कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है ओम। क्यों होता है इसका मात्रक ओम, भाई ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर अच्छा काम किया, उनके सम्मान में इसका मात्रक ओम होता है। इसको इस तरह लिखते हैं ओम को। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध किन का होता है, चालकों का होता है। ठीक है, तो चालकों का प्रतिरोध होता है, तो चालकों का प्रतिरोध कम होता है, ये लिख सकते हैं, और कुचालकों का सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध किनका होता है, चालकों का होता है, और सबसे कम चांदी का प्रतिरोध, सबसे कम चांदी का प्रतिरोध सबसे कम। क्यों, क्योंकि चांदी एक बहुत ही अच्छा चालक है। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए आप फटाफट, ये लो उतार लीजिए। हो गया, शाबाश। तो जब तक आप उतारते हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, हमने आज विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। विद्युत धारा, आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से लिखते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि यह त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम को फॉलो नहीं करती, इसलिए यह एक अदिश राशि मानी जाती है। अगर मैं सूत्र की बात करूं, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय सॉरी, आवेश बटा समय का मतलब Q बटा T। तो I बराबर Q बटा T, ये फॉर्मूला था। उसके बाद में हम प्रतिरोध की तरफ आए। विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावटें प्रतिरोध कहलाती हैं। प्रतिरोध एक अदिश राशि है, इसका मात्रक ओम होता है, और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब अगर मैं प्रतिरोधों की बात करूं, तो प्रतिरोधों का संयोजन की बात करूंगा, और वो दो तरह का होता है। देखो, मतलब जोड़ने का तरीका, संयोजन का होता है जोड़ना। उसको दो तरह से जोड़ा जाता है। एक तो होता है उनका श्रेणी क्रम संयोजन, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा,
और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है बच्चों। श्रेणी क्रम क्या होता है, देखिए प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को किससे डिनोट करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध जो होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं, यूं। इसका मतलब क्या है, ये चालक का आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है बच्चों। अब इनका श्रेणी क्रम देखिए क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा इसको। हाँ, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो श्रेणी क्रम क्या होगा, जब प्रतिरोधों को इस तरह एक के बाद एक जोड़ा जाए, मतलब एक प्रतिरोध जहाँ खत्म हुआ वहीं से दूसरा प्रतिरोध चालू हो गया, दूसरा जहाँ खत्म हुआ वहीं से तीसरा चालू हो गया। इस तरह के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ठीक है। ओके, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, एक बात तो ये पॉइंट इसमें आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है। एक ही विद्युत धारा R1 से बहेगी, वही विद्युत धारा R2 से बहेगी, वही विद्युत धारा R3 से बहेगी। मतलब श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान रहती है। तुम चाहे यहाँ पे 10 लगा दो, विद्युत धारा समान बहेगी, 10 में से समान बहती है। तो अलग क्या रहेगा, विद्युत विभव, सब प्रतिरोधों का विभव क्या रहेगा, अलग 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 रहेगा, ठीक है। अगर मैं इनका सबको एक साथ मिला दूं, सबको जोड़ दूं एक साथ, तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों बन के मिलके एक ही रेजिस्टेंस बन जाएंगे। इसको मैं क्या लिखूंगा, आर नेट, नेट मतलब कुल, या आर इक्वलेंट भी लिखते हैं कई बुक में, आर इक्वलेंट मतलब कुल। तो आर नेट का मान क्या आता है, देखो आर नेट का मान आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बच्चों, ये आर नेट मान आता है। अगर मैं समांतर क्रम की बात करूं, तो समांतर क्रम किस तरह का होता है, समांतर क्रम कुछ इस तरह से रहेगा। इस तरह हम कितने भी रेजिस्टेंस इस तरह जोड़ सकते हैं, ये क्या है, समांतर क्रम है। ये R1, R2, R3 पहचानेंगे कैसे समांतर क्रम को, सबका शुरुआती पॉइंट एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, सबका अंतिम पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या था, एक शुरुआत हुआ फिर खत्म फिर दूसरा शुरू, यहाँ पे ऐसे नहीं, सारे शुरुआत एक साथ हो रहे हैं, सारे खत्म भी एक साथ हो रहे हैं। इस क्रम को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं, जहाँ पे तीनों पैरेलल, ठीक है। अब देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है बच्चों। यहाँ से जो विद्युत धारा आएगी वो 3 भागों में बढ़ जाएगी अलग अलग। तो मैं ये लिखूंगा कि धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग बहती है, अलग अलग बहेगी, परंतु विभव तीनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका उल्टा, ठीक है बच्चों। और यहाँ का जो सूत्र बनेगा, अगर मैं तीनों को मिलाकर एक ही बनाना चाहूँ तो उसको मैं क्या लिखूँगा, आर नेट लिखूँगा। उसका सूत्र बनेगा कुछ इस तरह से, 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, अपन मतलब बटा, प्लस 1/R3। अगर यहाँ 10 होते तो 10 को इस तरह जोड़ देता, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6, इस तरह से। यहाँ पे भी अगर आगे बढ़ते तो और आगे जोड़ देता, इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलो हम एक 2 न्यूमेरिकल करते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके लिए। अगर मैं बात करूं कि हमने 2 चालकों को इस तरह जोड़ा हुआ है,
श्रेणी क्रम में 2 चालकों को जोड़ा हुआ है, ये हैं 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। कौन से क्रम में? ये श्रेणी क्रम में। दिख रहा है आपको श्रेणी क्रम में क्यों है? क्योंकि एक जहाँ से शुरू होता है और एक जहाँ खत्म होता है वहाँ से दूसरा शुरू होता है, श्रेणी क्रम है। तो इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताओ? सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिजिक्स के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अप्लाई करो। तो आर नेट क्या होगा बताओ? सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2। सिंपली ऐड कर, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, जबकि अगर यही एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, मतलब अगर मैं 2 प्रतिरोध इस तरह से जोड़ दूँ, एक तो लिया 3 ओम, दूसरा 6 ओम, और इसका अगर मैं कुल प्रतिरोध ज्ञात करूं तो ये बताओ कौन से संयोजन में है बच्चों? ये कौन से संयोजन है यहाँ पे? तो ये है यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन है। एग्जामिनर नहीं बोलेगा ये चीज़, आपको देख के पता करना पड़ेगा कि किस तरह का संयोजन है। तो ये समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, और अगर ये समांतर क्रम है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के सिरे एक तरफ, दोनों के अंतिम एक तरफ। समांतर क्रम है। अब जोड़ेंगे, सॉल्यूशन निकालो फटाफट। क्या सूत्र बनेगा बताओ? 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान रखो R1 R2 के, तो 1/3 प्लस 1/6। हल करो तो 1/R नेट बराबर, हल करेंगे इसको तो क्या आएगा बताओ? लघुत्तम आ गया 6, 3 दूनी 6 प्लस 6 कम 6 बराबर ये हो जाएगा 3/6। कट गए तो ये आ गया 1/2। इसका मतलब आर नेट का मान क्या हुआ? अब 1/R नेट बराबर 1/2, तो उल्टा कर दो दोनों की तरफ। यहाँ तो आर नेट और यहाँ 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, तो पहले तो ये बताओ न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं? आ गया, वेरी गुड। इसके लिए जो नोट लगा के हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात, कि जो श्रेणी क्रम में जब भी हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे उनका कुल प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा आएगा दोनों से, देख लो। जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं है, समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध आता है वो कम आता है दोनों से। तो इस बात को आप ध्यान रखना, नोट में लिखवाने इस चीज़ को माइंड में रखना कि समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध कम रहता है और श्रेणी क्रम में ज़्यादा रहता है। हमारे घरों में कौन सा प्रतिरोध, कौन सा संयोजन क्रम काम में आता है? ये वाला। ठीक है, तो घरेलू अप्लायंसेज घरों में काम आता है ये वाला। ठीक है ना, हमारे घरों में समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अब आप इसको उतार लीजिए आराम से, बाकी हम अगला वीडियो कल पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ऐसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से।